इससे पहले इंस्ट्रूमेंट्स के सब देख लिए थे हमने कि किस तरह से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। सरकार किस तरह से फाइनेंशियल फिस्कल पॉलिसी बनाती है कि इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके और इन्फ्लेशन को और डिफ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखने आगे, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटिंग टू फिस्कल पॉलिसी। पॉलिसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला इसमें पॉइंट है, फिस्कल पॉलिसी का पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट जो इससे रिलेटेड वो है बजट से रिलेटेड। बजट एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। बजट फिस्कल पॉलिसी का एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है। फिस्कल पॉलिसी में हमने देखा बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो उन बहुत सारी चीज़ों में एक पॉइंट है हमारा इसमें बजट। बजट के बारे में एक बात देखी थी, बजट 3 तरह का होता है। याद आया? 3 तरह के बजट थे। एक था बैलेंस्ड बजट, दूसरा सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट। इसे पीछे की क्लास में करवा दिया है तीनों बजट। बैलेंस बजट, सरप्लस और डेफिसिट बजट। बैलेंस इम्बैलेंस करके लिखवाया था ना। बैलेंस बजट का मतलब क्या है? टोटल रिसीट्स और टोटल एक्सपेंडिचर दोनों बराबर होते हैं। सरप्लस बजट का मतलब क्या है? रिसीट्स ज़्यादा हो जाए, एक्सपेंडिचर कम हो जाए। और डेफिसिट का मतलब है रिसीट्स कम हो जाए और एक्सपेंडिचर्स ये ज़्यादा हो जाए। अगर हम टोटल जो है डेफिसिट के बारे में बात करें, डेफिसिट बजट, इसमें क्या है? टोटल रिसीट्स कम हो गई हैं, टोटल एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हो गए हैं। इसका मतलब सरकार ने खर्चे ज़्यादा कर दिए। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स क्या हो गए हैं? ज़्यादा हो गए, जिस वजह से पूरा का पूरा एडी इंक्रीज हो रहा होगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया तो एडी इंक्रीज हो जाएगा। सरप्लस बजट की बात करेंगे तो इसमें क्या हुआ? गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स कम हो गए, है ना। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स क्या हैं? कम हो गए। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होने का मतलब है एडी डाउन हो गया। बैलेंस बजट के बारे में बात करेंगे तो इस पे कोई एडी पे कोई असर पड़ रहा है? बोलो। नो इफेक्ट, हाँ, ऑन एडी। ना तो एडी इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, जैसा था वैसे का वैसे ही है। क्लियर है पॉइंट इतना?
अब इन्हीं सभी पॉइंट्स को जो कि पहले पढ़ चुके हो, इनको अब एक नए नाम के अकॉर्डिंग समझना है। जहां से एग्जाम में पूछा जाएगा। नए नाम है अब मेरे ख्याल से ये तुमने 12th में जरूर पढ़ा होगा। दो वर्ड हैं, लीकेज और इंजेक्शन, है ना। लीकेज का मतलब क्या है? हाँ, निकलना। लीकेज का मतलब क्या है? निकलना। और इंजेक्शन का मतलब आना। तो अब यहाँ गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से देखना है। गवर्नमेंट के पास अगर इनकम आ रही है तो वो इंजेक्शन हो गया, और अगर पैसा जा रहा है तो क्या हो गया? पैसा जा रहा है तो गवर्नमेंट का, सॉरी मैं उल्टा बता दिया मैंने। गवर्नमेंट नहीं, इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखना है। वही मुझे लग रहा था कि मैं कुछ गलत बताता जा रहा हूँ। इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखना है। इकोनॉमी में अगर पैसा आ रहा है तो गवर्नमेंट के पास से जा रहा है। इकोनॉमी में पैसा आ रहा है तो गवर्नमेंट के पास से जा रहा है ना, तभी तो इकोनॉमी में आएगा पैसा। तो गवर्नमेंट ही तो इकोनॉमी को चला रही है। अब अगर इकोनॉमी को चलाना है तो गवर्नमेंट को अपनी जेब से देना पड़ेगा ना, तो लीकेज करना पड़ेगा। तो इकोनॉमी में आ रहा है, और अगर इकोनॉमी से पैसा हटाना है तो गवर्नमेंट के पास जा रहा है, तो ये इंजेक्शन हो गया, एक्सपेंडिचर्स। तो रेवेन्यू का मतलब, अगर टीआर का मतलब समझेंगे, टीआर का मतलब क्या हो जाएगा? लीकेज, टोटल रेवेन्यू। सरकार का लीकेज है तभी तो इकोनॉमी की रेवेन्यू है, रिसीट्स। और एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो इंजेक्शन। तो बैलेंस के केस में तो दोनों बराबर रहते हैं, ठीक है। और जब टी आर ग्रेटर देन टीई होता है, यानी कि सरप्लस बजट होता है, उस केस में हमें देखने को मिलता है लीकेज ज़्यादा है इंजेक्शन से। और डेफिसिट के केस में क्या हो जाएगा? उल्टा, लीकेज इज लेस देन इंजेक्शन। सरकार खर्च करेगी, सरकार के खर्चे ज़्यादा हो गए, इकोनॉमी में इनकम ज़्यादा जा रही है, सरकार के रिसीट्स कम हो गए, है ना, यानी कि सरकार की लीकेज कम हो गई है। क्लियर? ये तुम्हारे अपने क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव से था, लीकेज और इंजेक्शन। देखा जाए तो सब उल्टा है। उनके लिए बिल्कुल। रेवेन्यू हमारे लिए वो एक्सपेंडिचर होता है, उनके लिए वो रेवेन्यू। सरकार का जो एक्सपेंडिचर है वो इकोनॉमी के लिए इंजेक्शन है, और सरकार की रिसीट्स, तो सरकार के रिसीट्स का मतलब सरकार खुद पैसा ले रही है, इकोनॉमी से पैसा जा रहा है, तो वो लीकेज हो गया। सरकार का लीकेज हमारा इंजेक्शन, सरकार का इंजेक्शन हमारा यही ना कहना चाहते हो। सरकार का जो रेवेन्यू है वो उनके लिए, जो समझ में आ रहा है वही इस कहना चाह रहा हूँ। यानी वो जो रेवेन्यू वो है लीकेज है, लीकेज में उनका टैक्स आता होगा। टैक्स रेवेन्यू सरकार के लीकेज में, हाँ। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, बजट से रिलेटेड।
क्लास के बाद देखता हूँ अब। फिस्कल पॉलिसी फॉर लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ। फिस्कल पॉलिसी फॉर लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ। कर्व नहीं है, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो फिस्कल पॉलिसियाँ बनाई जा रही हैं, क्या इकोनॉमी की लंबे समय की ग्रोथ उससे हो पा रही है, होती है, या जो पॉलिसियाँ बन रही है वो इकोनॉमी के लिए ही है, लंबे समय के लिए। तो देखते हैं जरा। अब हर बार एक ही चीज़ के लिए पॉलिसी थोड़ी बनती है। फिस्कल पॉलिसीज such as those involving infrastructure spending generally have positive supply side effects। ये लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ बता रहा है। फिस्कल पॉलिसी बनाने से लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, ये उसका एक एग्जांपल है। क्या बोला गया कि फिस्कल पॉलिसी जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीज़ों पर फिस्कल पॉलिसी बना रही है तो फिर उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ होगा लंबे समय तक। अब इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है? जीडीपी ग्रोथ, है ना? हाँ, तो सीधे सीधे क्या है? जीडीपी ग्रोथ। तो फिस्कल पॉलिसी के बनने से जीडीपी ग्रोथ हो रही है, बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है तो उस वजह से पॉजिटिव सप्लाई साइड इफेक्ट होती है। सप्लाई साइड का मतलब क्या है? प्रोड्यूसर यानी कि सप्लायर। जैसे पीछे डिमांड साइड पे देखा था, यहाँ प्रोड्यूसर साइड है। तो जो प्रोड्यूसर्स लोग हैं उनको तो फायदा हो जाता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो है काम करने की और ज़्यादा कोशिश करते हैं। जैसे गांव में किसी जगह पर जहाँ पर ज़मीनें वमीनें सस्ती हों, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्या वहाँ जल्दी कोई प्रोड्यूसर इस्टेब्लिश होना चाहेगा? नहीं। अब वहीं से एक हाईवे निकाल दिया सरकार ने, उस गांव में बिजली वगैरह सब अवेलेबल करवा दी, तो यहाँ पर भी एक सप्लायर आ जाएगा ना, या यूँ प्रोड्यूसर का लगन आ जाएगा। और एक क्या, बहुत सारे आएंगे फिर। और जितना ज़्यादा प्रोडक्शन यूनिट बनेगा, प्रोडक्शन उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। तो सरकार कुछ इन सब चीज़ों को लेकर ज़्यादा एक्टिव रहती है, इसलिए वो अपने हाईवे प्रोजेक्ट्स निकालती रहती है। क्लियर? तो इससे क्या समझ में आया? फिस्कल पॉलिसी बनाने से लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, हो जा रहा है। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया। इसमें और अगला पॉइंट लिखेंगे।
गवर्नमेंट प्रोविजंस फॉर पब्लिक गुड्स सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर, nutrition, etc. provide momentum for long run economic growth. गवर्नमेंट के अपने जो प्रोविजंस लग बनते हैं पब्लिक गुड्स को लेकर, फॉर पब्लिक गुड्स जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन, क्या इन सब की वजह से लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ मिलती है? एजुकेशन, हाँ बच्चे पढ़ रहे थे। है ना, तो पढ़े लिखे ऐसा सरकार मानती है कि बच्चे पढ़ लिख के थोड़ा समझदार हो जाएंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। खैर फिर सरकार की ही कुछ ऐसी एक्टिविटियां हो जाती हैं जिस वजह से वो ग्रोथ जो है वो कहीं और ही हो जाती है। हेल्थ केयर, सरकारी हॉस्पिटल या कम चार्जेस वाले हॉस्पिटल, न्यूट्रिशन वगैरह, तो मिल जाता है, इससे भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है और लंबे समय तक के लिए होती है। हाँ अब है, सरकारी हॉस्पिटलों में जाने से पहले ही ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले लो, टाइमिंग वाइमिंग सब उसमें मिल जाएगी, लाइन लगाने का झंझट खत्म, जाओ और बैठो और अपना काम करो। अगला, टैक्स एंड स्पेंडिंग policies can be effectively used to correct market failures resulting from externalities। एक और, टैक्स हो गया है, स्पेंडिंग्स हो गई, जो टैक्स और स्पेंडिंग पॉलिसी सरकार बनाती है। स्पेंडिंग पॉलिसी मतलब अपने खर्चों की पॉलिसियां, कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड, उसे अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए मार्केट फेलियर को सही करने के लिए, वो फेलियर जो एक्सटर्नैलिटीज की वजह से आ रही हैं। पीछे मार्केट फेलियर वाला यूनिट आया था ना, यूनिट 2 मैं बताया था ये बात। तो ये सरकार की ही पॉलिसियां होती है जिनको सरकार बना के अप्लाई करके फेलियर्स से निपटती है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमें बताते हैं कि लॉन्ग रन ग्रोथ चाहिए, लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए फिस्कल पॉलिसी जरूरी है। ठीक है, अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं, तीसरा, फिस्कल पॉलिसी और reducing inequalities of income। सरकार की जो फिस्कल पॉलिसी होती है वो इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करने के लिए भी होती है ना, गरीब को और गरीब बनाने की, अमीर को और अमीर बनाने की, ऐसी पॉलिसियां होती हैं।
सरकार बताती कुछ है, करती कुछ और ही है। सरकार खैर करती तो क्या है कि अमीर को गरीब नहीं, अमीर से लेके गरीब को देते हैं, है ना। लेकिन असल में होता कुछ और ही है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो क्या होता है, अमीर और अमीर हो जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। तो जो प्रैक्टिकली हो रहा है हमें उसकी बात नहीं करनी है, सरकार जो चाह रही है उसकी बात करनी है। तो इसमें हमने कुछ पीछे पॉइंट पढ़े भी थे। क्या पढ़े थे पॉइंट? वो एग्रेसिव टैक्स वाला था। एग्रेसिव नहीं, प्रोग्रेसिव। अरे आर को प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्स सिस्टम। बढ़ती इनकम पे बढ़ती। प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्स सिस्टम है। इसमें क्या था, जो ज़्यादा पैसा कमाता है उससे ज़्यादा टैक्स लिया जाए, जो कम पैसा कमा रहा है उससे कम टैक्स लिया जाए। बहुत सिंपल सी बात थी ये। और डिफरेंशियल इनडायरेक्ट टैक्स, डिफरेंशियल इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। इसमें भी इनडायरेक्ट टैक्स की बात बोली सर। तो इसमें क्या बोला गया कि वो जो अमीर है वो अमीरों वाले गुड्स खरीदना चाह रहा है, यूज करना चाह रहा है, उन पे टैक्स लगाओ ज्यादा, है ना। तो अमीर जो है वो ज्यादा कौन सी चीजें खरीदना चाहेगा? लग्जूरियस गुड्स, लग्जूरियस गुड्स, है ना। तो लग्जूरियस गुड्स को इस्तेमाल करना चाह रहा है तो उस पर टैक्स लगाओ ज़्यादा। कौन सा टैक्स? जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स। सपोज 28%। लग्जूरियस में, लग्जूरियस गुड्स का कोई एग्जांपल? एसी। वो वाली कार ना, महंगी कार ना मान लो, लैम्बोर्गिनी। और फोन मान लो, आईफोन मान लो। हाँ, सर पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाता है किसके लिए। आईफोन किसके पॉइंट ऑफ, रिक्शे वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा? उसकी देरी हुई थी, वो बहुत अच्छा है। सर नया सुना है कि वो जो होता है स्पेयर पार्ट्स होते हैं, कस्टम ड्यूटी नहीं लगता। वो गलती से कोई एक फिल्म देख ली होगी। हाँ मैंने देखा, बहुत इंटरेस्टिंग मूवी थी। सच में होता है। अब लगता है खरीदने पे सब लगता है। तो मंगवा लो बहुत। भास्कर मूवी। हाँ, देखो आगे। अच्छा, अब ये तो अमीरों के शौक है, गरीबों के शौक क्या है? दूध ले आए, है ना, चावल का कट्टा ले आए। डबल चावल डबल चाबी वाला लिया है। नहीं, वो अमीरों के शौक है। 100 रुपए किलो वाला चावल गरीब इंसान खाएगा? गरीब इंसान राशन पे जो मिलता है ना चावल वो खाएगा। तो गरीबों के लिए क्या है, तो नेसेसरी गुड्स है। इन पे क्या लगना चाहिए? कम टैक्स लगना चाहिए, 0 से 5% टैक्स। खैर ये तो बस बहलाने बरगलाने वाली बात है। मुद्दा ये है कि यहाँ टैक्स हर चीज पे लगता है। अब जो देश पढ़ाई पे भी टैक्स मांग रहा हो, अब उस देश से तुम क्या ही उम्मीद करोगे? समझे? जो कट जाता है तो उस पर लगाते हैं, तो थोड़ा निशान जाता है, तो उस पर भी टैक्स था, लिखा हुआ था इंक्लूडिंग टैक्स। हाँ, तो वो पढ़ाई के लिए नहीं है ना। मेरा ये मानना है कि अगर
पढ़ने के लिए कॉपी किताब पेन पेंसिल वगैरह अगर खरीदा जा रहा है और इन पे भी टैक्स अगर लग रहा है तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें महंगी हो जा रही हैं। और महंगी होने का मतलब ये है कि काफ़ी बच्चों के, या यूं कह लो कि पब्लिक, बहुत बड़ी एक पब्लिक ऐसी आ जाएगी जिसके रेंज से बाहर हो जाएगा प्रोडक्ट। और तीसरे आ जाते हैं अदर नेसेसरीज। अदर मेजर्स लिख लो, अदर मेजर्स। अब अदर मेजर्स में और भी सही अलग अलग बातें, जैसे तो ऊपर की दोनों टैक्स की बातें हो गई है ना, नीचे और भी कुछ बातें हैं जो हमें यहाँ पर देखनी है। तो एक है पॉवर्टी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। तो सरकार की जो अपनी फिस्कल पॉलिसी होती है उसमें पॉवर्टी को हटाने के लिए कुछ ना कुछ प्रोग्राम रहते हैं। 12वीं में पढ़े होंगे ना तुमने, बहुत सारे प्रोग्राम्स एलिमिनेशन के। फिर फ्री और सब्सिडाइज्ड मेडिकल केयर, एजुकेशन, हाउसिंग एटसेट्रा। तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं, ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिसमें हमें ये समझ में आ जाएगा कि सरकार गरीबों को थोड़ा सा उठा के अमीरों तक पहुंचाने की कोशिश करती है ना। हाँ, क्योंकि उसमें फिर करप्शन आ जाता है, एक करप्शन वाला पॉइंट आ जाता है जिस वजह से गड़बड़ हो जाती है। कोई दिक्कत तो नहीं। और अगला पॉइंट लिखो, वेरियस सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। बहुत सारे सरकार जो है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स चलाती है, जैसे OLD, ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन देते हैं। और ओल्ड एज पेंशन और बोलिए। फ्री राशन। और लेटर मिल रहा था, अभी मिल रहा हाँ, तो इस तरह की चीज़ें सोशल सिक्योरिटी स्कीम में आ जाती हैं जिस पे सरकार खर्च भी करती है। था। यही तो सरकार गलती कर रही है सर। ओल्ड एज पेंशन नहीं क्या होता है, जब पहले तो सरकार से इतना पैसा कमा चुका है। ओल्ड एज पेंशन सबको मिलती है भाई, सबको मिलती है, सबको मिलता है, ये लोग हो चाहे ना हो, सबको मिलती है। प्राइवेट सरकारी सबको, बस हुआ है कि इसमें अप्लाई करना पड़ता है। तो ये चीज़ है जो कि मिलता रहेगा, ठीक है। अरे है भैया, है, लड़ो मत, है। अटल पेंशन योजना एक सरकार की योजना है, उसमें मिलता है ये। कोई दिक्कत तो नहीं है अब। आगे बढ़े। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिमिटेशंस।
लिमिटेशंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी। शक्ति निकालने के देख बस क्लास ओवर हो जाने दो। लिमिटेशंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी। अब ये बात जाहिर सी बात है कि कभी भी कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, तुम्हें वहाँ लिमिटेशन मिली है। कुछ भी बात हो, अगर उसके फायदे हैं तो उसके नुकसान भी हैं। तो फिस्कल पॉलिसी के फायदे देख लिया, नुकसान देखेंगे। तो पहला नुकसान है बहुत सारे लैग्स आते हैं, डिफरेंट लैग्स। लैग समझते हो ना, वो मोबाइल वगैरह में आता है ना, लैगिंग प्रॉब्लम। लैग मतलब कहीं ना कहीं बीच बीच में ग्लिच आ जाता है, प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो इस तरह से फिस्कल पॉलिसीज में भी हमें कुछ लैगिंग्स देखने को मिलती हैं। कौन कौन से लैग्स हैं देखो। तो पहला है रिकॉग्निशन लैग, दूसरा लिख लो डिसीजन लैग, तीसरा इम्प्लीमेंटेशन लैग, और चौथा जो लैग है वो है इम्पैक्ट लैग। एमसीक्यू में सीधे सीधे पूछा जाएगा कि कोई क्वेश्चन दे दिया और पूछा कौन सा लैग इसमें पाया जा रहा है। रिकॉग्निशन लैग, डिसीजन लैग, इम्प्लीमेंटेशन लैग और इम्पैक्ट लैग। पहले तो ये चार लैग याद होनी चाहिए। रिकॉग्निशन लैग, रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है बताओ। रिकॉग्निशन का क्या मतलब है? पहचान, ठीक है। तो रिकॉग्निशन लैग कह रहा है कि जो डाटा मिल रहा है फिस्कल पॉलिसी बनाने के लिए, उस डाटा की अपनी कोई एक आइडेंटिटी, एक्यूरेसी नहीं है, हैं? वो डाटा ढंग का डाटा मिलेगा, जैसा डाटा मिलेगा पॉलिसी वैसी ही बनेगी ना। तो टाइमली डाटा मिल जाए, एक्यूरेट डाटा मिल जाए, इसके चांसेस भी तो कम होते हैं। छोटा मोटा तो काम कर नहीं रहे हैं, देश के लिए पॉलिसी बना रहे हैं, तो उसमें डाटा मिलने में ही बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसमें लिखो देयर इज डिफिकल्टी इन collecting accurate and टाइमली डाटा। एक्यूरेट और टाइमली डाटा कलेक्ट करने में क्या हो जाता है? लैग आ जाता है। फिर डिसीजन लैग, हाँ, जल्दी डिसीजन लेने में दिक्कत हो जाती है ना। बिजनेस वगैरह में पढ़ा होता होगा कि अगर छोटा सेंट्रलाइजेशन रहता है तो जल्दी डिसीजन ले लिया जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन में डिसीजन लेने में दिक्कत आती है। जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, डिसीजन लेने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये तो पूरा देश है। तो डिलेज आर likely to occur to make
decision on the most appropriate policy। एक अच्छी पॉलिसी बना के रखनी है, इस बात का ही डिसीजन काफ़ी लेट हो जाता है। पॉलिसियाँ तो बहुत सारी बन रही होती हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे होते हैं, लेकिन उनमें से बेस्ट ऑप्शन क्या है, इसे तैयार करने में टाइम लग जाता है। ये दूसरा हो गया। तीसरा लैगिंग, इम्प्लीमेंटेशन लैग। लागू करने में दिक्कत होता है, लागू कर, ये तो तुम्हें पीछे भी देखा था कि इसे जगह जगह सब पास करवाना पड़ता है ना, लेजिस्लेशन वगैरह में टाइम लग जाता है। लिखो, इवन व्हेन appropriate policy measures are decided on, there are possible delays in bringing in legislation and implementing them। अच्छी पॉलिसी बन जाने के बावजूद, एक अच्छा डिसीजन ले लेने के बावजूद टाइम डिले हो जाता है उसे लेजिस्लेशन में पहुंचाना और उसे इम्प्लीमेंट करवाना। वहाँ पर जाके वो नियम बनिए ना, अब न्यायपालिका में लेकर जा रहे हैं और वहाँ जाके उसे इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, इसमें लग जाता है टाइम। कभी कभी तो ये टाइम सालों साल तक चलता है, 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं अप्लाई करने में। फिर है इम्पैक्ट लैग। हाँ, अब मान लो इम्प्लीमेंट भी कर दिया, तो सरकार ने वो पॉलिसी कुछ सोच के बनाया कि ये काम हो जाएगा। अब वो काम ऐसा थोड़ी है कि आज ही इम्प्लीमेंट करा और कल रिजल्ट आ जाएगा। इम्प्लीमेंट किया तो टाइम लग जाता है। जैसे सरकार ने आवास योजना बनाई, ये सोचकर कि सबको घर मिलेगा, क्या जिस दिन अप्लाई करा उसके अगले 1 महीने के अंदर सबको घर मिल गया? किसी को मिला, कईयों को तो पता ही नहीं चला। होते 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 थे 3-4 साल 5 साल बीत गए, लेकिन सरकार का जो एक मोटिव था वो अच्छे से इम्पैक्ट हुआ कि नहीं हुआ ये कुछ नहीं पता चल रहा। समझ में आया? It occurs when the outcomes of a policy are not visible in some time। इम्पैक्ट लैग क्या करता है? ये बता रहा है कि अगर जैसे अप्लाई तो कर दिया, इम्प्लीमेंटेशन तो हो गया, लेकिन इसका रिजल्ट आने में टाइम लग जाता है। और टाइम जब तक रिजल्ट अच्छे से नहीं आ रहा, तब तक फिस्कल पॉलिसी का लागू करने का मोटिव पूरा हो नहीं पा रहा है। ये इसकी अपनी लैगिंग में चौथी कमी। तो अभी तक हमने केवल पहला ही लिमिटेशन देखा है, लैगिंग आना, लैग कर जाना, है ना, ग्लिंच आ जाना। अब दूसरा जो इसका अपना पॉइंट देखना है लिमिटेशन में, नंबर सेकंड पॉइंट वह है इट इज प्रैक्टिकली डिफिकल्ट
to reduce government spendings on various items। हमने पीछे देखा कि सरकार ज़्यादा खर्च करेगी तो बजट डेफिसिट आ जाएगा। पीछे देखा था, सरकार अगर ज़्यादा खर्च करेगी तो बजट डेफिसिट आ जाएगा। लेकिन क्या प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है कि सरकार को ये कह दे कि अरे बजट डेफिसिट बहुत ज़्यादा आ रहा है, खर्चे कम करो? सरकार के लिए प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो अपने खर्चे कम कर दे। तो ये एक और प्रॉब्लम आ गई फिस्कल पॉलिसी में। पॉलिसी तो इसलिए बनाना चाहिए कि बजट डेफिसिट ना हो, यानी सरकार को खर्चे कम कर देने चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगला थर्ड पॉइंट, पब्लिक वर्क्स कैन नॉट बी एडजस्टेड easily along with movements of trade cycle। ट्रेड साइकिल यानी कि वही बिजनेस साइकिल। ट्रेड साइकिल के मूवमेंट आने के बावजूद सरकार जो है पब्लिक वर्क्स को रोक नहीं सकती, एडजस्ट नहीं कर सकती। पब्लिक वर्क का मतलब स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना, सड़कें बनाना, फ्लाईओवर बनाना, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना, पब्लिक वर्क यही है। अब ऐसा भी नहीं है कि पब्लिक वर्क आज शुरू किया है और इसे 1 साल में ख़त्म हो जाए, टाइम लगता है। अब सपोज करो कि 5-6 साल लग रहे हैं कोई एक हॉस्पिटल बड़ा सा तैयार होने में। अब ट्रेड साइकिल चल रही है, तो जब बूम था तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब डिक्लाइन आया है, ट्रेड साइकिल ऐसे तो चलता है, जब डिक्लाइन आ रहा है तो उस वक्त क्या, अब क्योंकि सरकार के खर्चे, सरकार के ऊपर ही बर्डन बढ़ रहा है ना, तो सरकार को अपने स्पेंडिंग्स कम करने चाहिए। तो क्या सरकार वो हॉस्पिटल बनाना बंद कर दे? वो तो कंटिन्यू रखना पड़ेगा। तो वही बात है कि वैसे तो फिस्कल पॉलिसी ये कह रही है कि जब डिक्लाइन आ रहा है तो खर्चे कम कर दो, लेकिन पब्लिक वर्क के केस में जो कि कंटिन्यू पहले से ही चलता आ रहा है, उसे रोका नहीं जा सकता, चाहे ये फिर से बूम आए और चाहे ये डिक्लाइन है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं। ये लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड होता है इनका, लंबे समय तक चलते हैं, चाहे कोई भी कंडीशन आ जाए इकोनॉमी में, चलता रहेगा ये। ठीक है, चौथी कमी देख लेते हैं, लिमिटेशन। सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट, कुछ ऐसे इकोनॉमिस्ट्स हैं जो सप्लाई साइड की बात करते हैं। सप्लाई साइड मतलब प्रोड्यूसर, सप्लायर्स, है ना। तो सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट्स आर ऑफ द ओपिनियन, तो उनका ओपिनियन ये है दैट सर्टेन फिस्कल मेजर्स will cause disincentive
ये चीज ध्यान रखना है। सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट्स का ऐसा कहना है, जो सप्लायर के लिए सोचते हैं उनका ऐसा कहना है कि अगर सरकार फिस्कल पॉलिसी पे काम करने लगी थी है तो फिस्कल पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, टैक्स बढ़ेगा, प्रॉफिट टैक्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। और जब प्रॉफिट टैक्स इंक्रीज होगा तो जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स सही लिखा है या इन्वेस्टर्स कह लो, अब क्योंकि इन्हें ज्यादा प्रॉफिट पे ज्यादा टैक्स देना होगा तो इन लोगों के लिए तो क्या है, डिसइंसेंटिव ही तो है ये। इंसेंटिव का मतलब फायदा, डिसइंसेंटिव का मतलब इनको नुकसान। और जब इनको नुकसान होगा तो इकोनॉमी को ही नुकसान होने लग जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं भागने लगेंगे ना, फिर छोड़ छोड़ के जाने लगेंगे या प्रोडक्शन को डाउन करेंगे कि प्रॉफिट ना हो। अगर इनको प्रॉफिट नहीं हुआ तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पाएगा। अगला पॉइंट, जो अगला नुकसान है, इंक्रीज इन गवर्नमेंट बोरोइंग्स will create perpetual burden of debt on future। अब ये इस पॉइंट को थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़िया से करना है। सरकार को बजट डेफिसिट यानी कि फिस्कल डेफिसिट के केस में एक ऐसी फिस्कल पॉलिसी बनानी पड़ती है जिसमें सरकार को गवर्नमेंट बोरिंग्स लेनी पड़ती है ना, बैलेंस बजट बनाने के लिए। ये बात तो पीछे बता चुका हूँ। अब इससे होता क्या है, परपीचुअल बर्डन आ जाता है। परपीचुअल का मतलब न कभी ना खत्म होने वाला डेट बर्डन आ जाता है ना। डेट लिया, उधार लिया, अब इसे खत्म करने के लिए फिर दूसरा उधार लेंगे, उससे खत्म करने के लिए तीसरा उधार लेंगे, और ये चलता ही रहेगा। इसलिए इसे परपीचुअल बर्डन कहा जाता है। अब ये तो सारे लिमिटेशंस हो गए, चैप्टर होने वाला खत्म। तो खत्म होते होते एक आखिरी टॉपिक देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पॉइंट नंबर 5, क्राउडिंग आउट। लिखो, इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग ड्यूरिंग recessions will crowd out private spending in economy। In other words, when spending by government
in an economy replaces private spendings, the latter is said to be crowded out. As a result, the effectiveness of expansionary fiscal policy in stimulating aggregate demand will be diminished to a great extent, may possibly reduce economy's prospects of long-term economic growth. However, during deep recessions, crowding out is less likely to happen as private investments are already minimal. लिख लिया? अब समझो ऐसे। क्राउडिंग आउट सिंपली जो इसका मतलब है, क्राउड मतलब भीड़, आउट मतलब बाहर। क्राउडिंग आउट का मतलब है भीड़ से बाहर आ जाना, यानी कि भीड़ से बाहर आना। और जब सारे भीड़ से बाहर आएंगे तो पूरे की पूरी एक भीड़ ही बाहर निकल जाएगी। यहाँ पर यह समझाना चाह रहे हैं क्राउडिंग आउट से कि जब गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग्स बढ़ा देती है रिसेशन के वक्त, मंदी के दौर में जब सरकार अपने खर्चे बढ़ा देती है, तो ज़रा सोच के देखो
वो दौर जब मंदी का दौर था, रिसेशन है, रिसेशन है तो क्या हो रहा है, प्राइस डाउन, जिस वजह से क्या आ रहा है, डिमांड भी कम है। नहीं, उल्टा हो गया, पहले तो क्या, मैं भी उल्टा पुल्टा बता रहा हूँ। रिसेशन में डिमांड कम हो रही है, जिस वजह से प्राइस कम हो रहा है। अब इस वजह से एम्प्लॉयमेंट क्या है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी कम होता जा रहा है। रिसेशन का दौर तो यही चल रहा है। ऐसे में सरकार की बात करें तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या हो रहे हैं, फिर बढ़ाने चाहिए, गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा देने चाहिए, ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन वही प्राइवेट की तरफ देखें अगर, तो बताओ, प्राइवेट सेक्टर तो कॉन्फिडेंस लूज कर रहा है ना इकोनॉमी में, डिमांड है ही नहीं, प्राइस कम होते जा रहे हैं और उसको और नुकसान पे नुकसान होता जा रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर तो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, उन पे कंडीशन बता रहा हूं मैं, ये कंक्लूजन नहीं, कंडीशन है ये। तो कंडीशन क्या आ रही है, प्राइवेट सेक्टर तो मार्केट से भागना चाह रहे हैं, अब बंद करो, भागो, निकलो यहाँ से। विदेशी जो है छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे, और जो देसी हैं वो भी बंद करके और किसी दूसरे जो बहुत जाइंट हैं वहां पर जाके काम करने लग जाएंगे। अपना छोटा मोटा बिजनेस छोड़कर, प्रोडक्शन छोड़कर दूसरे के काम करेंगे, या दूसरे देश में चले जाएंगे, देश छोड़ के। लॉकडाउन में ऐसे ही हो रहा था, वो कोरोना के टाइम पर काफी सारे यूनिट्स बंद हुए, बंद होकर और चले गए बाहर। तो क्योंकि सरकार अपने खर्चे बढ़ा भी रही हो, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के खर्चे क्या हो रहे हैं, डाउन होते जा रहे हैं। तो रिसेशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने जो अपनी फिस्कल पॉलिसी बनाई वो कारगर साबित हो रही है? नहीं, पूरी तरह से नहीं हो रही, क्योंकि सरकार ने ये कहा कि मैं खर्चे बढ़ा देता हूं तो काम हो जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ प्राइवेट अपने खर्चे कम करते चला जा रहा है, छोड़ छोड़ के भागते जा रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्राउडिंग आउट। In other words, when spending of government in an economy replace private spending, प्राइवेट के खर्चों को भी तो अब सरकार ही खर्च कर रही है। प्राइवेट वाले खर्चे जो प्राइवेट कर रहे थे पहले, अब वो छोड़ छोड़ के चले गए, अब वो खर्चे भी किसको करने पड़ रहे हैं, गवर्नमेंट को ही तो करने पड़ेंगे। नहीं आया बात समझ में? आया। पहले जो प्राइवेट कंपनी योगदान दे रही थी इकोनॉमी में, तो वो बंद हो गई, बंद हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट पे लोड आ गया, गवर्नमेंट है ना। तो द लेटर इज सेड टू बी क्राउडेड आउट, तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, क्राउडेड आउट कह रहे हैं। एज अ रिजल्ट इससे हो क्या रहा है, एज अ रिजल्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, जो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी बना रही है सरकार, अपने खर्चे बढ़ा के रिसेशनरी गैप को कम करने की कोशिश कर रही है सरकार, इन स्टिमुलेटिंग एग्रीगेट डिमांड विल बी डिमिनिश्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट, may possibly reduce economy's prospects of long term economic growth। ये इकोनॉमी की अपनी जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको भी क्या कर सकता है, डाउन कर सकता है। जो सोच के चले वो हो सकता है कि पॉसिबल ही ना हो, ठीक है। हाउएवर मतलब लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं, क्या है, ड्यूरिंग डीप रिसेशन, जब बहुत ज्यादा ही रिसेशन हो,
उस वक्त क्राउडिंग आउट इज लेस लाइकली टू हैपन। जब रिसेशन बहुत ज़्यादा ही है तब हमें क्राउडिंग आउट बहुत कम देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तो पहले ही मिनिमम हो चुकी है, कम से कम हो चुकी है। तो ये था हमारा फिस्कल पॉलिसी का यूनिट ख़त्म और कुल मिला के पब्लिक फाइनेंस चैप्टर भी ख़त्म। अगली क्लास में अगला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे।